तो अगर कोई आज से लगभग 80 साल पहले का भारत देखे ना, तो हम्म, शायद आज का नक्शा पहचानने में उसको बहुत मुश्किल होगी। मतलब हाँ, नदियां और पहाड़ तो वही थे, लेकिन जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो। एकदम अलग। वो पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी। 1947 के उस वक्त में भारत करीब 565 अलग-अलग रियासतों में बटा हुआ था। सही कहा। हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून और अपनी अलग ही एम्बिशंस थी। बिल्कुल। और आज जब हम भारत का नक्शा देखते हैं, तो वो कितना साफ सुथरा लगता है ना। हाँ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, एकदम एकजुट ढांचा। हाँ, देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लाइनें हमेशा से यहीं पर थीं। पर असल में ऐसा है नहीं। ये नक्शा कोई दीवार पर टंगी हुई फिक्स्ड पेंटिंग नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ इतिहास है, जिसे लगातार बदला गया है, नया आकार दिया गया है। एकदम सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमारा जो मेन मिशन है, वो है इस राष्ट्र के ब्लूप्रिंट को डीकोड करना। जो सोर्सेज हमारे पास हैं, उनके जरिए हम समझेंगे कि कैसे ये बिखरा हुआ हिस्सा आज दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक संघ बन गया। ये वैसे बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि देखिए, जब हम इस बारे में बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबें पलटने जैसा नहीं है। हाँ, राइट। ये असल में उस इंजीनियरिंग को समझना है जिसने इस देश को एक साथ बांध कर रखा है। संविधान की वो शुरुआती पन्ने, भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4। वही हमारी नींव है। बिल्कुल। उस नींव को समझे बिना तो हम आधुनिक भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस मास्टर प्लान को डीकोड करते हैं। मतलब इससे पहले कि हम अंदर की लाइनें खींचने पर आएं, हमें ये देखना होगा कि इस नक्शे की बाहरी बाउंड्री कितनी मजबूत है। हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 1 और 4 का सबसे बड़ा रोल आता है। हमारे सोर्सेज में इसको एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया गया है, एक ऐसा ढांचा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दी अनब्रेकेबल यूनियन। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 1 की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें एक बात जो बहुत ध्यान खींचती है, वो है शब्दों का चुनाव। उन्होंने सिर्फ इंडिया और भारत शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, संविधान में हिंदुस्तान या आर्यवर्त जैसे शब्द नहीं हैं। ये बहुत सोच समझ कर लिया गया डिसीजन था, ताकि एक आधुनिक और सबको साथ लेकर चलने वाली पहचान बने। सही बात है। पर इस लाइन में सबसे पावरफुल हिस्सा है राज्यों का संघ होना। हमारे सोर्सेज में ना भारत और अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर का एक कंपैरिजन है, जो इसे एकदम साफ कर देता है। हाँ, वो इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट। राइट। अमेरिका को अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ कहा जाता है। मतलब वहां सेंटर किसी स्टेट की बाउंड्री उसकी मर्जी के बिना नहीं बदल सकता। टेक्सास हमेशा टेक्सास रहेगा। उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, उनके राज्य एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए थे। पर भारत के केस में मामला एकदम उल्टा है। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ कहा गया है। और इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं, उनके नाम या उनका अस्तित्व परमानेंट नहीं है। उन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल, दो राज्यों को मिलाया जा सकता है या एक के टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन कोई राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। एकदम सही। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का यानी आजाद देश बनने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। राज्य नष्ट हो सकते हैं, पर संघ कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें, तो ये एक लकड़ी के लॉक्ड पजल बॉक्स जैसा है, जिसके बाहर एक बहुत मजबूत ताला लगा है। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है। बॉक्स के अंदर पजल के बहुत सारे टुकड़े हैं, जो हमारे राज्य हैं। आप उन टुकड़ों को जितनी बार चाहें तोड़ मरोड़ कर नया आकार दे सकते हैं, लेकिन आप बॉक्स को खोलकर कोई टुकड़ा बाहर नहीं फेंक सकते। एग्जैक्टली। बाहर से बॉक्स पूरी तरह बंद है। ये कंपैरिजन एकदम सटीक बैठती है। और इस पूरी व्यवस्था को जो चीज सच में काम करने लायक बनाती है ना, वो है अनुच्छेद 4। ये उस पजल बॉक्स का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 4 ये क्लियर करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों की बाउंड्रीज या नाम में जो भी बदलाव होंगे, उन्हें अनुच्छेद 367 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। रुकिए, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। अनुच्छेद 367 के दायरे से बाहर रखने का मतलब आम जिंदगी में क्या असर पड़ता है? मैं बताती हूँ। इसका बड़ा सीधा सा प्रैक्टिकल मतलब है।
आमतौर पर संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो संसद में एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। हाँ, और कई बार राज्यों की सहमति भी लगती है। बिल्कुल, जो कि एक बहुत लंगा और मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन अनुच्छेद 4 ये आज़ादी देता है कि अगर सेंटर को देश के नक्शे में कोई इंटरनल बदलाव करना है तो उन्हें इस मुश्किल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, संसद केवल एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से नक्शे को बदल सकती है। ये संसद को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत देता है। ओह वाह, और यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब जब ये साफ है कि बाहरी बॉक्स लॉक है तो सवाल उठता है कि हम बाहर से नए टुकड़े अंदर कैसे लाते हैं, या अंदर के टुकड़ों को कैसे बदलते हैं। राइट। अनुच्छेद 2 और 3 इसी प्रोसेस को समझाते हैं। अनुच्छेद 2 संसद को पावर देता है कि वो नए या बाहरी हिस्सों को भारत संघ में शामिल कर सकती है। जैसे सिक्किम का एग्जाम्पल इसको बहुत अच्छे से समझाता है। सिक्किम की कहानी तो सच में अनोखी है। देखिए, सिक्किम शुरुआत से भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। हाँ, वहां तो राजा का शासन था ना। बिल्कुल, विलय से पहले वहां नामग्याल वंश का शासन हुआ करता था। वो भारत का एक प्रोटेक्टेड स्टेट था जहां डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स भारत देखता था। राइट। लेकिन वहां की जनता के भारी सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक जरूरतों को देखते हुए 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए 16 मई 1975 को सिक्किम ऑफिशियली भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। यानी अनुच्छेद 2 का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बाहरी हिस्सा देश का अटूट अंग बन गया। एकदम। सिक्किम तो बाहरी क्षेत्र था, पर जो पहले से ही अंदर है उनके लिए आता है अनुच्छेद 3। ये वो ताकत है जो संसद को भारत का इंटरनल मैप फिर से खींचने का अधिकार देती है। हाँ, संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, सीमा घटा या बढ़ा सकती है। और हमारे सोर्सेज में इस बारे में एक ऐसी बात है जो सच में हैरान करती है। इस पूरे प्रोसेस में राज्य खुद कितने पावरलेस हैं। मतलब कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अपना खुद का नाम तक नहीं बदल सकता। ये बिल्कुल सच है। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य का नाम बंगला करने का प्रस्ताव सालों पहले भेजा था, पर वो अभी भी अटका हुआ है। देखिए, इस प्रोसेस में राष्ट्रपति बदलाव करने से पहले उस राज्य के विधानमंडल से उनकी राय जरूर मांग सकते हैं और उसके लिए एक टाइम लिमिट भी होती है। लेकिन क्या वो उस राय को मानने के लिए बाउंड है? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। राष्ट्रपति या संसद वो राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। राज्य भले ही उस बदलाव का जोर शोर से विरोध करे, अगर संसद ने ठान लिया है तो बदलाव होकर रहेगा। रुकिए, अगर संसद की बात करें तो सोर्सेस पढ़ते वक्त मैंने इस साधारण बहुमत का थोड़ा मैथ्स लगाया और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। अच्छा, क्या कैलकुलेशन निकाली आपने? साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब है संसद में प्रेजेंट और वोट करने वालों का 50% से एक ज्यादा। ठीक है? हाँ, 50% + 1। तो चलिए आज की लोकसभा के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए टोटल 543 सीटें हैं। किसी दिन संसद में केवल 300 सांसद मौजूद हैं। ठीक है। चर्चा होती है और उनमें से 50 लोग डिसाइड करते हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो बचे 250 वोट करने वाले। अब 250 का आधा हुआ 125। इसमें सिर्फ एक जोड़ दें तो नंबर आता है 126। सही कैलकुलेशन है। मतलब जरा सोचिए, जो लोग सुन रहे हैं, 543 सांसदों वाली पूरी संसद में केवल 126 लोग मिलकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं या किसी पुराने राज्य का अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। सुनने में तो यही लगता है ना। हाँ, क्या ये सेंटर को एक डिक्टेटर जैसी ताकत नहीं देता? मतलब राज्यों के पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये मैथ सुनकर किसी को भी ऐसा ही लगेगा। लेकिन संविधान ने सेंटर को इतनी भयानक शक्तियां क्यों दी? इस क्यों का जवाब आपको किसी लॉ बुक में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? इसका जवाब 1947 के उस हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल नाइटमेयर में छुपा है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ते वक्त जो हालात पैदा किए थे ना, अगर हम उस बैकग्राउंड को ध्यान से समझें तो ये पावर्स एकदम लॉजिकल लगेंगी। 1947 का वो संकट, हाँ, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने माउंटबैटन योजना अनाउंस की थी। और उस वक्त का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। पूरे देश में 565 देशी रियासतें थीं। अलग अलग राजा, नवाब, सबका अपना अलग राज। और अंग्रेजों ने जाते जाते एक बहुत खतरनाक खेल खेला। उन 565 रियासतों को उन्होंने 3 ऑप्शंस दे दिए। 3 ऑप्शंस? हाँ। पहला, वो भारत संघ में शामिल हो जाए। दूसरा, वो पाकिस्तान में चले जाए। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक था, कि वो एक आजाद देश बनकर रहें। ओ बाप रे, ये तो किसी भी नए देश के लिए सबसे बड़ा खतरा था। भारत के सच में सैकड़ों टुकड़े होने का डर था। एकदम सच। ये तो
कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी को एक बहुत बड़ी शानदार हवेली विरासत में मिली हो और उस हवेली के 565 कमरों पर अलग अलग लोगों का कब्जा हो। और सबके पास अपनी अपनी चाबियां हों। हाँ, और उन्हें यह आज़ादी हो कि वो डिसाइड करें कि उन्हें हवेली के बाकी लोगों के साथ रहना है या नहीं। ये हवेली वाला कंपैरिजन बहुत सटीक है और सबसे डरावनी बात ये थी कि कुछ कमरों के मालिक अपनी चाबियां विदेशी ताकतों को देने की धमकी दे रहे थे। देश के बीचों बीच बैठे कुछ राजा पाकिस्तान से डील कर रहे थे। एग्जैक्टली ऐसे में इस पूरी हवेली को एक करने की और देश को बिखरने से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई रियासती विभाग को, और इसके हेड थे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने उस वक्त जो स्ट्रैटेजी अपनाई ना, उसको सोर्सेज में कैरेट और स्टिक पॉलिसी कहा गया है। आसान हिंदी में कहें तो साम दाम दंड भेद। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये राष्ट्र को बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। जो रियासतें खुशी खुशी और देश का फायदा समझते हुए भारत में आना चाहती थीं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ मिलाया गया। उनके राजाओं को प्रिवी पर्स जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी गई। ये तो कैरेट यानी पुरस्कार हो गया। हाँ, लेकिन जो रियासतें आनाकानी कर रही थीं या जनता पर जुल्म कर रही थीं या भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रही थीं, वहां स्टिक यानी डंडे का इस्तेमाल हुआ। बल प्रयोग किया गया। बिल्कुल। और सरदार पटेल की इसी सख्ती का नतीजा था कि 565 में से 562 रियासतों ने शांति से भारत में आना मंजूर कर लिया। 562 तो मान गई, लेकिन 3 बागी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने नक्शे को फाइनल करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की: हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हाँ, और इन तीनों की कहानी बिल्कुल अलग है। पहले हैदराबाद की बात करते हैं। वो कोई छोटी रियासत नहीं थी। भारत के एकदम सेंटर में एक बहुत बड़ा और पावरफुल एरिया था। वहां के निजाम तो आजाद देश बनाना चाहते थे ना। हाँ, और भौगोलिक रूप से ये भारत के लिए एक बड़ा कैंसर बन सकता था। निजाम की सेना, जिन्हें रजाकार कहा जाता था, वो वहां की आम जनता पर भारी अत्याचार कर रहे थे। फिर भारत सरकार को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। बिल्कुल। 1948 में वहां मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। कुछ ही दिनों में निजाम की सेना ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत में मिल गया। और जूनागढ़ की स्टोरी भी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं है। गुजरात का हिस्सा है जूनागढ़, और वहां के नवाब पाकिस्तान में जाना चाहते थे। उन्होंने तो पेपर्स पर साइन भी कर दिए थे। पर वहां की मेजॉरिटी जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। वहां विद्रोह भड़क गया और नवाब को भागकर पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर वहां प्लेबिसाइट हुआ, है ना? हाँ, भारत सरकार ने एक जनमत संग्रह करवाया, जिसमें लोगों ने भारी बहुमत से भारत को चुना। ठीक है, और अब आते हैं सबसे सेंसिटिव केस पर, जम्मू और कश्मीर। वहां की सिचुएशन इन दोनों से काफी अलग थी। वहां के राजा हरि सिंह शुरू में न तो भारत में आना चाहते थे न पाकिस्तान में। वो कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे। लेकिन फिर पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया। सही कहा। जब हमलावर श्रीनगर के एकदम करीब पहुंच गए और राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने भारत से मिलिट्री हेल्प मांगी। और भारत ने साफ कह दिया कि मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा बनेगा। एग्जैक्टली। और उसी के तहत 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन किए। उसके बाद इंडियन आर्मी ने वहां जाकर कश्मीर को बचाया। तो इस तरह वो 567 कमरों वाली हवेली आखिरकार एक मजबूत घर बन गई। बाहरी दीवारें सिक्योर हो गईं, कोई बाहरी ताकत अब वहां घुस नहीं सकती थी। हाँ, लगभग सब सेट लग रहा था। लेकिन और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रियासतें मिल गईं, बाहरी नक्शा बन गया, पर उन कमरों के अंदर रहने वाले लोगों का क्या? उनकी कल्चरल और लैंग्वेज वाली पहचान का क्या? यही तो। बाहर से भले ही घर मजबूत किले जैसा था, पर अंदर एक भाषाई भूकंप आने वाला था। लिंग्विस्टिक अर्थक्वेक। बिल्कुल। आज हम भाषा के आधार पर राज्यों को बहुत नॉर्मल मानते हैं ना, जैसे गुजरातियों के लिए गुजरात, बंगालियों के लिए बंगाल। हाँ, अब तो नॉर्मल लगता है। पर आजादी के तुरंत बाद ऐसा नहीं था। 1947-48 में एसके धर आयोग बना था। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों बनाने की डिमांड को साफ रिजेक्ट कर दिया था। उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक बहुत साफ था। देश ने अभी अभी धर्म के आधार पर पार्टीशन का दर्द झेला था। ऐसे में भाषा के नाम पर नए राज्य बनाना देश को फिर से टुकड़ों में बांट सकता था। सरकार का लॉजिक तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन जनता की भावनाएं तो उफान पर थीं।
ये ना अब एक ऐसे प्रेशर कुकर जैसा था जिसकी सीटी को सरकार ने जबरदस्ती दबा कर रखा था और नीचे आग लगातार तेज हो रही थी। और आखिरकार 1952 में वो कुकर फट गया। एक बड़ा धमाका हुआ। टर्निंग पॉइंट, जब तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य की डिमांड करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु नाम के फ्रीडम फाइटर आमरण अनशन पर बैठ गए। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। 56 दिन के लगातार अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। इस इंसिडेंट ने पूरे मद्रास प्रांत में आग लगा दी। हिंसा और आंदोलन होने लगे। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि सरकार को झुकना ही पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। सही बात है। जरा सोचिए कैसे एक इंसान की जिद और बलिदान ने पूरे देश की ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, ये साफ हो गया कि अब इस जिन को वापस बोतल में नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल नहीं। पूरे देश से अलग अलग भाषाओं के आधार पर डिमांड्स आने लगी थी। तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार समझ गई कि अब इन डिमांड्स को इग्नोर करना यूनिटी के लिए और बड़ा खतरा है। इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। हाँ, इसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज फजल अली, और उनके साथ 2 और बहुत लर्नेड मेंबर्स थे, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। उन्होंने तो पूरे देश का टूर किया था ना? हाँ, बहुत डिटेल स्टडी की और आखिरकार भाषाई आधार को एक्सेप्ट कर लिया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने एक भाषा एक राज्य के स्ट्रिक्ट रूल को नहीं माना। अगर वो मानते तो देश के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। यानी भाषा एक बेस हो सकती है, पर एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी सबसे ऊपर रहेगी। एग्जैक्टली। और इसी कमीशन की सिफारिशों के बेस पर आया 1956 का मास्टर पुनर्गठन, 7वां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ। और उसके साथ ही उन 565 रियासतों की पुरानी भूल भुलाइयां खत्म हुई। भारत के नक्शे पर 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये मॉडर्न इंडिया का पहला साफ सुथरा नक्शा था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी और पीसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स में से एक थी। लेकिन जैसे हमने शुरू में बात की थी ना, नक्शा लिविंग एंटिटी है। 1956 में जो 14 राज्य बने वो आखिरी नहीं थे। हाँ, उसके बाद भी तो बहुत बदलाव आए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डेवलपमेंट की जरूरतें बढ़ी, नक्शा बदलता गया। अगर हम 1960 से 1987 के दौर को देखें तो नक्शे में कई नए राज्य उभरे। 1907 में ही बॉम्बे स्टेट का डिवीजन हुआ। वहां भी लैंग्वेज का इशू था। हाँ, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए भारत का 15वां राज्य गुजरात बना। फिर 1966 में पंजाब प्रांत को बांटा गया, जिसमें सिख मेजॉरिटी वाला पंजाब रहा और हिंदी मेजॉरिटी वाला हरियाणा 17वां राज्य बना। और चंडीगढ़ को दोनों की जॉइंट कैपिटल बनाकर यूटी बना दिया गया। सिर्फ नॉर्थ या वेस्ट में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नक्शे को भी फिर से ड्रॉ किया गया ताकि वहां की ट्राइबल और कल्चरल आइडेंटिटी सेफ रहे। जैसे 1972 में असम से अलग होकर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर बने, और 1987 तक आते आते मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी फुल स्टेट बन गए। और 1987 में ही गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा की स्टोरी इसलिए खास है क्योंकि 1961 में ऑपरेशन विजय के जरिए उसे पुर्तगालियों के 450 साल के रूल से आजाद कराया गया था। ये सब तो मैं लैंग्वेज और कल्चर वाले डिवीजन थे, लेकिन जब हम 2000 के दशक में आते हैं तब राज्य बनने की रीजंस एकदम बदल जाते हैं। हाँ, तब लैंग्वेज इशू नहीं था। तब इशू था एडमिनिस्ट्रेटिव सुस्ती और डेवलपमेंट का ना होना। बड़े स्टेट्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नवंबर 2000 में एक ही महीने के अंदर 3 नए राज्य बन गए। मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज को अलग करके छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी एरियाज को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए उत्तराखंड बना। और बिहार के सदर्न हिस्से को अलग करके झारखंड बनाया गया। इन 3 स्टेट्स का बनना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। ये दिखा रहा था कि अनुच्छेद 3 का यूज सिर्फ लैंग्वेज डिस्प्यूट के लिए नहीं, बल्कि बेटर गवर्नेंस और रिसोर्सेज के सही मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है। राइट। और आगे चलकर 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। उसके पीछे भी तो दशकों पुराना डेवलपमेंट का इम्बैलेंस ही रीजन था ना। एकदम सही बात है। और फिर आता है 2019 का वो हिस्टोरिक और शॉकिंग डिसीजन, जिसने फिर से प्रूव किया कि अनुच्छेद 3 में संसद कितनी पावरफुल है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य का पूरा स्टेटस ही बदल दिया गया।
उसे 2 अलग यूटीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उसके अगले ही साल 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। इन सब के बाद ही आज का ढांचा बना है 28 राज्य और 8 यूटीज। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल दिमाग में आता है। एक देश में 28 अलग-अलग राज्य हैं, सबकी भाषा अलग, ज़रूरतें अलग, और कई बार पानी या बॉर्डर को लेकर उनमें झगड़े भी होते हैं। तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? देश टूटता क्यों नहीं है? इसका जवाब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत शानदार टूल में है, जोनल काउंसिल्स यानी क्षेत्रीय परिषदें। 1956 के टाइम पर ही देश को 5 जोनल काउंसिल्स में बांट दिया गया था, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। बाद में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी जोड़ी गई। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इन सभी काउंसिल्स का चेयरमैन देश का होम मिनिस्टर होता है और स्टेट्स के सीएम इसके मेंबर्स होते हैं। यही तो इसकी खासियत है। इन काउंसिल्स का मेन काम है कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद स्टेट्स और सेंटर के बीच बातचीत बनी रहे, ताकि वो एक टेबल पर बैठकर बॉर्डर डिस्प्यूट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर सकें। बिल्कुल, ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को झटके लगने से बचाता है। और अनुच्छेद 3 का एक और हिस्सा है राज्यों के नाम बदलना। ये सिर्फ बॉर्डर चेंज तक लिमिटेड नहीं है। टाइम टू टाइम कल्चरल आइडेंटिटी वापस लाने के लिए स्टेट्स के नाम बदले गए हैं। जैसे 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ, 1969 में मद्रास बना तमिलनाडु, 1973 में मैसूर को कर्नाटका किया गया, 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम मिला, और 2011 में ओडिशा बन गया ओडिशा। और आज भी देखिए केरला का नाम केरलम करने का प्रस्ताव अभी कंसिडरेशन में है। नाम बदलना सिर्फ पेपर का काम नहीं है ना, ये लोगों के इमोशंस और उनकी हिस्ट्री से जुड़ा होता है। एक तरह से कॉलोनियल पास्ट को छोड़कर अपनी जड़ों की तरफ लौटने का तरीका है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को एक साथ देखें, 1947 के उन डरी हुई बिखरी हुई 565 रियासतों से शुरू होकर 1956 के 14 राज्यों तक और आज के 28 राज्यों और 8 यूटीज तक का ये सफर, ये हमें क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि संविधान का भाग 1 सिर्फ कुछ बोरिंग लीगल पन्ने नहीं है। हाँ, ये एक लिविंग प्रोसेस है। ये साबित करता है कि भारत का डेमोक्रेसी कितना फ्लेक्सिबल और मैच्योर है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हमारे स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी ताकत है। हिस्ट्री गवाह है कि जो सिस्टम बहुत रिजिड होते हैं वो प्रेशर आने पर टूट जाते हैं, पर हमारे संविधान ने, स्पेशली अनुच्छेद 3 ने, देश को वक्त और ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढालने की पूरी आज़ादी दी है। एकदम सही कहा। पर इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले जो लोग इस सफर को ध्यान से सुन और समझ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। हाँ, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। देखिए, अब तक हमने देखा कि भारत में राज्यों का बनना मोस्टली भाषा, कल्चर या थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर हुआ। पर आज का भारत 1956 का भारत नहीं है। आज देश इकोनॉमिकली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ने दूरियां मिटा दी हैं। ये फ्यूचर की तरफ इशारा करने वाला सवाल है। तो जो लोग सुन रहे हैं, जरा सोचिए, क्या फ्यूचर में हम भारत के नक्शे को भाषा या कल्चर के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी या रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बेस पर फिर से खिंचाते हुए देखेंगे? क्या नए राज्य इकोनॉमिक जोन्स के आधार पर बनेंगे? एग्जैक्टली। वो जो पजल बॉक्स है ना, वो बाहर से तो हमेशा लॉक्ड रहेगा, पर अंदर के टुकड़े अभी भी अपना शेप बदल रहे हैं। अगली बार जब भी भारत का नक्शा आपके सामने आए, तो बस इसी जिंदा इतिहास के बारे में सोचिएगा। आज की इस डीप डाइव चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।